एक दिन एक निर्दयी याकूजा हत्यारा ट्रायड के एक सदस्य को मारने आया, लेकिन वहां उसकी मुलाकात दो एफबीआई एजेंट जॉन और टॉम से हो गई। अंधेरे में एक खतरनाक पीछा शुरू हुआ। लड़ाई के दौरान हत्यारे रोग ने जॉन के हाथ में गोली मार दी। जब वह उन्हें खत्म करने वाला था, तभी टॉम आ गया और रोग नदी में गिर गया। टॉम को लगा कि इतनी गंभीर चोट के बाद रोग बच नहीं सकता, लेकिन जॉन को विश्वास नहीं था। वह जानता था कि रोग बहुत चालाक और खतरनाक है। जॉन ने कहा कि जो लोग पहले उसे मरा हुआ समझते थे, वे अब खुद मर चुके हैं, लेकिन गहरी और अंधेरी नदी में उसका शव ढूंढना असंभव था, इसलिए उन्हें तलाश बंद करनी पड़ी। 3 दिन बाद जॉन और टॉम के परिवार एक आउटडोर पार्टी की तैयारी के लिए मिले। फिर से रोग की बात शुरू हुई। पुलिस ने पूरी नदी छान मारी, लेकिन उसका शव नहीं मिला। टॉम ने कहा शायद मछलियों ने सब सबूत खत्म कर दिए हों, लेकिन जॉन को शक था कि रोग अभी भी जिंदा है और बदला लेने का इंतजार कर रहा है। अगर ऐसा है तो उनके परिवार भी खतरे में हैं। अचानक जॉन का डर सच हो गया। एक नकाबपोश आदमी टॉम के घर में घुस गया। उसने टॉम की पत्नी और बेटी को काबू कर लिया और कमरे में बंद कर दिया। जब टॉम बाहर आया तो उस आदमी ने पीछे से हमला किया और उसे भी परिवार के साथ बंद कर दिया। हमलावर ने बेरहमी से काम किया और उन्हें भागने का मौका नहीं दिया। कुछ समय बाद जॉन का परिवार वहां पहुंचा, लेकिन उन्होंने जो देखा वह डरावना था। घर राख में बदल चुका था और चारों ओर पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं। जिस रोग को सब मरा हुआ समझ रहे थे, वह वापस आ चुका था। शायद वह वापस आ चुका था और इस बार उसने कोई गवाह नहीं छोड़ा। जॉन अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वह हल्की सी उम्मीद के साथ अंदर भागा, लेकिन वहां सिर्फ टॉम के पूरे परिवार की जली हुई लाशें बची थीं। यह सदमा इतना बड़ा था कि वह अपने दोस्त की मौत पर यकीन नहीं कर पा रहा था। अभी कल ही तो वे साथ बैठकर स्टेक खाने की योजना बना रहे थे और आज उसका करीबी दोस्त बेरहमी से मार दिया गया था। एक एफबीआई एजेंट होने के नाते जॉन ने घटनास्थल की गहराई से जांच की। वहां उसे टाइटेनियम की गोली का खोखा मिला, जिस पर रोग का खास निशान बना था। अब कोई शक नहीं बचा था। उसे पूरा विश्वास हो गया कि वही हत्यारा जो नदी में गिरा था वापस आ चुका है और उसी ने टॉम के परिवार के साथ यह क्रूरता की है। 3 साल बाद याकूजा गैंग द्वारा चलाए जा रहे एक अय्याशी भरे नाइट क्लब में एक रहस्यमयी आदमी दिखाई दिया। जहां जहां वह चला, दरवाजे पर खड़े गार्ड गिरते गए। ऐसा लगता था कि वह इस जगह से अनजान नहीं था। कई कमरों को पार करने के बाद वह उस आखिरी हॉल में पहुंचा जहां मोटे याकूजा बॉस नाचने वाली लड़कियों के साथ जश्न मना रहे थे। जैसे ही वह अंदर आया, कमरे में बैठे सभी लोग चौंक गए। अचानक एक ठंडी गोली चली और एक मोटा आदमी जो एक लंबी टांगों वाली लड़की के साथ चिकन खा रहा था, मारा गया। तुरंत सबसे मोटे बॉस ने हमला करने के लिए कुत्तों को छोड़ने का आदेश दिया, लेकिन वे तो सिर्फ जानवर थे। वे बंदूक वाले हत्यारे का मुकाबला कैसे कर सकते थे? कुत्ते भी मार दिए गए। फिर अचानक एक कुत्ता वापस आया जिसके गले में एक तोहफा बंधा हुआ था। वह असल में हत्यारे द्वारा लगाया गया बम था। इससे पहले कि लोग खतरे को समझ पाते, जोरदार धमाके ने पूरे कमरे को उड़ा दिया। धमाके ने सब कुछ मांस के टुकड़ों में बदल दिया। फिर भी सबसे मोटा बॉस किसी तरह जिंदा बच गया, लेकिन वह मुश्किल से सांस ले रहा था। तभी उसने डर के साथ देखा कि उसके सामने खड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि रोग था। कभी वह उसका सबसे भरोसेमंद आदमी था, लेकिन अब पूरे संगठन के खिलाफ गद्दार हत्यारा बन चुका था। सच सामने आने तक बहुत देर हो चुकी थी। अब बॉस की जिंदगी रोग के हाथ में थी। रोग ने ठंडे दिमाग से आखिरी गोली चलाई और अपने पुराने बॉस को खत्म कर दिया। रोग वापस आ चुका था। इस बार वह सिर्फ लोगों को नहीं मार रहा था, बल्कि उस पूरे अंडरवर्ल्ड के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा था जिसने उसे पाला था। भयानक धमाके के बाद पुलिस और एफबीआई तुरंत मौके पर पहुंचे। लाशों के ढेर में उन्हें एक आदमी जिंदा मिला, लेकिन जब उससे पूछताछ की गई तो वह इतना कमजोर था कि कुछ साफ नहीं बता सका। वह बस टूटी फूटी बातों में इतना कह पाया कि अगर उसे उस आदमी से फिर मिलना पड़ा तो वह अभी मरना पसंद करेगा। उसकी बातों ने जॉन को सतर्क कर दिया, खासकर तब जब उसे वहां वही गोली का खोखा मिला जैसा 3 साल पहले रोग ने उसे गोली मारने और टॉम के परिवार की हत्या में इस्तेमाल किया था। अब जॉन को पूरा यकीन हो गया कि रोग फिर से सामने आ गया है और इस बार वह पहले से ज्यादा खतरनाक है। पिछले 3 सालों से जॉन ने उसकी तलाश नहीं छोड़ी थी, लेकिन रोग हमेशा छिपा रहा, जैसे दुनिया से गायब हो गया हो। अब इस भयानक हमले के बाद उसने खुद को जाहिर कर दिया था और जॉन के खिलाफ खुली जंग छेड़ दी थी। विडंबना यह थी कि इस लगातार तलाश में जॉन ने अपने ही परिवार को नजरअंदाज कर दिया। उसकी शादी टूटने लगी, उसकी पत्नी उससे दूर और नाराज रहने लगी। जिस घर की वह रक्षा करता था वही अब बिखर चुका था। एफबीआई ऑफिस में जॉन ने एक नए एजेंट का परिचय कराया जो एक बेहतरीन निशानेबाज था और इस मिशन में
मदद के लिए लाया गया था। तुरंत एक आपात बैठक बुलाई गई। जॉन ने टीम के सामने रोग को पकड़ने की पूरी योजना रखी। उसने कहा कि रोग कोई साधारण हत्यारा नहीं है, वह बहुत चालाकी से काम करता है। उसे अपना चेहरा बदलने का जुनून है। हर 6 महीने में वह सर्जरी करवाता है ताकि उसकी शक्ल बदल जाए और उसे पकड़ना और मुश्किल हो जाए। इसके अलावा माना जाता था कि उसके संबंध 2 खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय अपराध संगठनों से हैं। जापान की तरफ से याकुजा, जिसका नेतृत्व शिरो नाम का शक्तिशाली अपराध सरगना करता था, जिसका प्रभाव एशिया से यूरोप तक फैला था। दूसरी तरफ एशिया में ट्रायड नाम का अपराध संगठन था, जिसका नेतृत्व ली चोंग करता था। शुरुआत में ये दोनों अपराध संगठन मिलकर काम करते थे। वे मानव तस्करी, अपहरण और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी जैसे बड़े अपराधों को साथ मिलकर अंजाम देते थे। लेकिन इस गहरे और गंदे रिश्ते के बीच रोग एक अहम मोहरा था, या शायद एक खतरनाक खिलाड़ी जिसे कोई भी पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। सब कुछ 30 साल पहले हुए एक खूनी हादसे से बदल गया। शिरो ने अपने याकुजा गुर्गों को ली चांग के पूरे परिवार को खत्म करने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, उसने ली परिवार की सारी कीमती संपत्ति लूट ली और उन्हें काले बाजार और संग्रहालयों में बेच दिया। परिवार की दौलत में से केवल कुछ प्राचीन मूर्तियां और कीमती घोड़े ही बचे थे। उस गहरी नफरत ने लियांग के दिल में 30 साल तक बदले की आग जलाकर रखी। हाल ही में उसे पता चला कि शिरो बचे हुए घोड़ों को बेचने की कोशिश कर रहा है। यही सुराग उसे अपने दुश्मन तक पहुंचने का मौका दे सकता था। इसी बीच सलीके से कपड़े पहने रोग ली चांग के ऑफिस में नौकरी मांगने पहुंचा। ली चोंग जानता था कि रोग पहले शिरो का भरोसेमंद आदमी था, इसलिए वह सतर्क था। लेकिन रोग ने शांत स्वर में कहा कि वह कभी किसी का वफादार नहीं रहा, इसलिए उसे गद्दार नहीं कहा जा सकता। उसने वादा किया कि वह ली चोंग को बदला लेने में मदद करेगा। दोनों में एक समानता थी, दोनों चीनी मूल के थे। फिर भी ली चोंग ने सावधानी बरती और अपने 2 भरोसेमंद आदमियों को रोग के साथ भेजा। बाहर से वे उसकी मदद के लिए थे, लेकिन असल में वे उसकी हर गतिविधि पर नजर रखने वाले थे। उधर जापान में शिरो अपने निजी महल में मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर रहा था। वह बहुत क्रूर था। अगर कोई गुर्गा छोटी सी भी गलती करता तो वह बेरहमी से सजा देता था। प्राचीन घोड़ों के सौदे को सुरक्षित रखने के लिए शिरो ने अपनी बेटी को सैन फ्रांसिस्को भेजने का फैसला किया। वह किसी बाहरी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करता था। यह दिखाता था कि वह कितना चालाक और सतर्क था। वह कोई साधारण आदमी नहीं था। कई दशकों से वह याकुजा का नेता बना हुआ था। इसी समय सैन फ्रांसिस्को के चाइना टाउन में जॉन भी पहुंच चुका था। वह एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग जिम में अपने पुराने परिचित बेनी से मिलने गया। बेनी एक हथियारों का व्यापारी और काले बाजार का सूचना दलाल था, जिसके पास इंटरपोल से जुड़ी कई गुप्त जानकारियां थीं। बेनी ने बताया कि हाल ही में रोग से जुड़े लोग एक एक करके रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं। सरकारी तौर पर पुलिस ने इन मौतों को आत्महत्या बताया, लेकिन जो भी ध्यान से जांच करता उसे समझ आ जाता कि ये सब सुनियोजित हत्याएं थीं। बेनी ने एक और अहम बात बताई। मरने वालों में ज्यादातर वे डॉक्टर थे जिन्होंने रोग की प्लास्टिक सर्जरी की थी। लगता था कि रोग अपनी पहचान के हर निशान को मिटा रहा था। अब केवल एक आखिरी डॉक्टर बचा था, जिसकी किस्मत अभी अज्ञात थी। उसी रात शिरो के लोग प्राचीन घोड़ों को ले जाने निकले। उन्होंने कीमती माल को कारों में छिपाया और फिर उन कारों को कंटेनर ट्रकों में रख दिया ताकि चेक पोस्ट आसानी से पार कर सकें। सब कुछ पूरी तरह से योजनाबद्ध था, क्योंकि उन्होंने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय पुलिस को रिश्वत दी थी। लेकिन चेक पोस्ट पर पहुंचते ही पुलिस ने अचानक काफिले को रोक लिया। शिरो के लोग घबरा गए। क्या भ्रष्ट पुलिस ने उन्हें धोखा दे दिया? एक आदमी ने गुस्से में पुलिस अधिकारी से सवाल किया। अधिकारी ने हंसते हुए कहा कि उसे पैसों की जरूरत है। सब लोग हंस पड़े। उन्हें लगा बस और पैसे मांग रहा है। लेकिन तभी उसी पुलिस अधिकारी ने अचानक गोलियां चला दी और शिरो के लोगों को मौके पर ही मार गिराया। असल में वह पहले ही रोग से खरीदा जा चुका था। रोग ने उसे ज्यादा पैसे दिए थे और उसने दोनों पक्षों को धोखा देकर शिरो के लोगों को बेच दिया। हमला सफल होने पर ली चोंग ने रोग और उसके साथियों को इनाम दिया। उसने रोग को डॉलर से भरा सूटकेस दिया और एक खास इनाम भी जोड़ा। अगली सुबह चेक पोस्ट पर हुई गोलीबारी की जगह को पुलिस ने घेर लिया। जॉन भी वहां पहुंचा। उसने ध्यान से मुआयना किया। उसके अनुभव ने उसे एक अजीब बात दिखाई। शिरो के लोग हथियारों से लैस थे, फिर भी वे अपने हथियार निकाल नहीं पाए। इसका मतलब था कि उन्हें हमलावर पर शक नहीं था, यानी हत्यारा कोई ऐसा था जिस पर वे भरोसा करते थे। जॉन तुरंत उस भ्रष्ट पुलिस वाले को पकड़कर पूछताछ के लिए ले गया। सख्ती से पूछने पर उसने कबूल किया कि उसकी पत्नी और बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई थी, इसलिए उसे ऐसा करना पड़ा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि शिरो से दुश्मनी का मतलब मौत होता है। जापानी माफिया बदला जरूर लेते हैं, जैसा जॉन ने सोचा था। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते ही उस पुलिस वाले को गोली मार दी गई। गोली चलाने वाला कोई और नहीं,
बल्कि रोग था। रोग तुरंत जॉन के पीछे पड़ गया। छतों और तंग गलियों में दोनों के बीच तेज पीछा हुआ, लेकिन आखिर में रोग फिर से गायब हो गया। पीछे सिर्फ उसका खास गोली का खोखा मिला। कीमती माल खोने के बाद शिरो के लोग बहुत गुस्से में थे। वे ट्रायड के खिलाफ जवाबी हमला करना चाहते थे। तभी शिरो की बेटी वहां पहुंची, जिसे पूरे ऑपरेशन की निगरानी के लिए भेजा गया था। उसने सबको शांत रहने और जल्दबाजी में कोई कदम न उठाने का आदेश दिया। उसने कहा कि पहले स्थिति को समझना जरूरी है। उसके सख्त शब्दों से सब डर गए और चुप हो गए। इसी बीच जॉन को अचानक रोग का फोन आया। रोग ने बताया कि ट्रायड द्वारा चुराया गया माल वेयर हाउस नंबर 16 में छिपा है। जॉन तुरंत अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा और FBI अधिकार का इस्तेमाल करके गोदाम की तलाशी ली, लेकिन दरवाजा खुलते ही अंदर कुछ भी नहीं था। पूरा गोदाम खाली था। जॉन को वहां सिर्फ एक ही चीज दिखाई दी। गोदाम के अंदर जॉन ने सिर्फ एक ही व्यक्ति को देखा, रोग। उसे देखते ही जॉन का खून खौल उठा। वह हमेशा रोग से नफरत करता था, क्योंकि उसी ने उसके सबसे करीबी दोस्त टॉम और उसके पूरे परिवार की हत्या की थी। उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि वह उसी समय ट्रिगर दबाकर उसे खत्म कर देना चाहता था। लेकिन कानून का रखवाला होने के नाते जॉन को खुद पर काबू रखना पड़ा। उसने बंदूक को मजबूती से पकड़ा। उस पल जब वह रोग की आंखों में देख रहा था तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वे आंखें उसे जानी पहचानी लगीं, जैसे वह उन्हें रोज आईने में देखता हो। लेकिन वह इस एहसास को समझ नहीं पाया। उसने सोचा शायद यह लंबे समय से मन में भरी नफरत का असर है। कोई सबूत या सुराग न होने की वजह से FBI को गुस्से में वहां से लौटना पड़ा। FBI को चकमा देने के बाद ली चोंग को हैरानी हुई कि रोग ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि FBI वहां आएगी। एक बार फिर रोग ने उन्हें खतरे से बचा लिया। ली चोंग का भरोसा रोग पर और मजबूत हो गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सब रोग की बड़ी योजना का हिस्सा था। इस चालाकी के बाद जॉन बहुत गुस्से में था। वह अपने दुश्मन के सामने खड़ा था, फिर भी कुछ नहीं कर सका। 3 साल से वह उसका पीछा कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। रोग हर बार उसके हाथ से फिसल जाता था। जॉन अपनी निराशा किसी पर निकाल नहीं सकता था, इसलिए उसने शूटिंग रेंज में दीवार पर लगे निशानों पर गोलियां चलाकर अपना गुस्सा निकाला। लेकिन ट्रायड की मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। अगली रात जब ली चांग के आदमी आपस में बात कर रहे थे, तभी एक रहस्यमयी बाइक सवार वहां आया। वह बार बार बाइक की आवाज तेज कर उन्हें उकसाने लगा, जैसे जानबूझकर चुनौती दे रहा हो। ली चोंग के आदमी चुप नहीं बैठे। वे तुरंत गाड़ियों पर बैठकर उसका पीछा करने लगे। पीछा कई गलियों से होकर गुजरा। आखिरकार बाइक सवार उन्हें चालाकी से याकुजा के इलाके में ले आया, एक खतरनाक जगह जिससे सब डरते थे। जैसा उम्मीद था, वहां भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। ट्रायड के लोगों को लगा कि यह याकुजा की उकसाने वाली चाल है। वहीं याकुजा के लोग समझे कि ट्रायड बदला लेने आया है, खासकर प्राचीन घोड़ों की चोरी के बाद। कुछ ही समय में ली चोंग के लगभग सभी आदमी मारे गए। इस हमले में केवल एक लंबा बालों वाला आदमी, जो लियांग का सबसे भरोसेमंद साथी था, जिंदा बच पाया। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि अंधेरे से रोग बाहर आ रहा है, वह समझ गया कि उसके बॉस ने गलत आदमी पर भरोसा किया था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह पूरे इलाके को FBI ने घेर लिया। भयानक दृश्य देखकर जॉन ने तुरंत समझ लिया कि यह याकुजा द्वारा ट्रायड के खिलाफ किया गया खूनी हमला था। उसे पता था कि ली चोंग चुप नहीं बैठेगा और जल्द ही बदला लेगा। इसलिए जॉन ने तुरंत अपनी टीम को आदेश दिया कि वे याकुजा के अड्डे टी हाउस इलाके के आसपास घेराबंदी करें और संभावित हमले के लिए तैयार रहें। एशिया से यूरोप तक फैली 3 ताकतों के बीच एक अंडरवर्ल्ड युद्ध धीरे धीरे भड़क रहा था, जो कभी भी फट सकता था। इस समय ली चोंग अपने निजी घर में समझ चुका था कि प्राचीन घोड़ों की चोरी के बाद याकुजा उसे नहीं छोड़ेगा। उसके अनुसार पिछली रात की घटना याकुजा की एक चेतावनी थी। इस तनावपूर्ण हालात में ली चोंग ने रोग से कहा कि वह उसकी पत्नी और बच्चों की हर हाल में रक्षा करे। रोग ने हामी भर दी, लेकिन आग को और भड़कने से रोकने के लिए ली चोंग ने अपने आदमियों को बदला लेने से मना किया। लेकिन हालात जल्दी ही उसके नियंत्रण से बाहर हो गए। पिछली रात मारा गया व्यक्ति उसके एक सबसे भरोसेमंद आदमी का छोटा भाई था। रोग ने चुपके से उसे उकसाया। खून के बदले की भावना में अंधा होकर उसने अपने बॉस का आदेश नहीं माना। उस रात वह अपने कुछ आदमियों को लेकर याकुजा के टी हाउस पर हमला करने पहुंच गया। उधर शिरो के कुछ आदमी आराम से खाना बना रहे थे, तभी अचानक उन पर हमला हो गया। कुछ ही मिनटों में शांत टी हाउस एक खूनी जंग के मैदान में बदल गया। दोनों गैंग पुराने हिसाब चुकता करने में जुट गए। दूर से निगरानी कर रहे FBI एजेंटों ने हालात बिगड़ते देख तुरंत जॉन को खबर दी। खबर मिलते ही जॉन तेजी से वहां पहुंचा। लड़ाई बहुत भयानक थी और रुकने का नाम नहीं ले रही थी। FBI के सीधे दखल देने के बाद ही हालात कुछ काबू में आए। फिर भी कुछ जिद्दी लोग लड़ते रहे,
जिससे माहौल बेहद खतरनाक बना रहा। इसी बीच एक महिला FBI एजेंट को बंधक बना लिया गया, लेकिन उस महिला एजेंट ने हिम्मत और समझदारी दिखाते हुए हालात पलट दिए और मुश्किल से अपनी जान बचाई। तभी एक आदमी, जिसे सब मरा हुआ समझ रहे थे, अचानक उठ खड़ा हुआ और जॉन पर हमला कर दिया। जॉन की जान लगभग चली ही जाती, लेकिन तभी एक साथी समय पर आ गया और कवर फायर देकर जॉन की मदद की। जॉन ने फिर से हालात पर काबू पा लिया। जब उसे लगा कि सब शांत हो गया है, तभी पीछे से गोलियों की आवाज आई। जॉन को शक हुआ कि यह गोली रोग ने चलाई है। शायद वह चाहता था कि कोई भी जिंदा न बचे, ताकि उसकी असली पहचान का राज खुल न सके। जॉन ने तुरंत अपने साथियों को वहां की जिम्मेदारी दी और खुद कार में बैठकर रोग का पीछा करने निकल पड़ा। दोनों के बीच जबरदस्त पीछा शुरू हुआ। वे न केवल खतरनाक गोलीबारी कर रहे थे, बल्कि उनकी ड्राइविंग भी किसी स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग जैसी लग रही थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि रोग सिर्फ भागना नहीं चाहता था, वह जानबूझकर जॉन को उकसा रहा था। घुमावदार सड़कों पर तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए भी वह शांत दिख रहा था, जैसे कोई खेल खेल रहा हो। अचानक रोग ने खतरनाक तरीके से गाड़ी मोड़ दी। जॉन संभल नहीं पाया। उसकी कार नियंत्रण खो बैठी और सड़क के किनारे डिवाइडर से जोरदार टकरा गई। कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और जॉन को पीछा रोकना पड़ा। रोग एक बार फिर बच निकला। इस हमले से ट्रायड को भारी नुकसान हुआ। इसके बाद रोग अमेरिका में याकूजा मुख्यालय लौटा। वहां शिरो की बेटी, जो अब पर्दे के पीछे नई नेता थी, रोग के काम से बहुत खुश हुई। उसने तुरंत उसे नया मिशन दिया, ली चोंग को मारना और उसकी पत्नी व बच्चों के सिर काटकर शिरो के पास लाना। अपनी असली पहचान उजागर होने के डर से रोग को यह आदेश मानना पड़ा। वह कुछ गुर्गों के साथ मिशन पर निकल पड़ा। उधर जॉन अपने घर में चिंतित था। उसे डर था कि जैसे सालों पहले टॉम के परिवार को मारा गया था, वैसे ही रोग उसके परिवार को भी निशाना बना सकता है। इसलिए उसने अपनी पत्नी और बेटे की सुरक्षा के लिए कुछ पुलिसकर्मी तैनात कर दिए। लेकिन इससे पति पत्नी के बीच झगड़ा हो गया। उसकी पत्नी नाराज थी कि जॉन ने सालों तक परिवार पर ध्यान नहीं दिया और अब घर में और खतरा लेकर आ रहा है। इसी तनाव के बीच जॉन को बेनी का फोन आया। बेनी ने बताया कि उसे उस डॉक्टर का पता मिल गया है जिसने रोग की प्लास्टिक सर्जरी की थी। वह इस समय मैक्सिको के एक गरीब इलाके में छिपा हुआ है। दोनों तुरंत वहां पहुंचे, लेकिन उनकी उम्मीद टूट गई जब डॉक्टर ने कहा कि उसे रोग के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं। उसे सिर्फ इतना याद था कि 3 साल पहले एक बदसूरत चेहरा वाला आदमी उसके पास आया था और अपना चेहरा बदलवाया था। उसके बाद उनका कोई संपर्क नहीं रहा। जिस सुराग को वे महत्वपूर्ण समझ रहे थे, वह बेकार साबित हुआ। रोग की पहचान का रहस्य और गहरा हो गया। उसी रात ली चोंग के घर पर सब कुछ शांत दिख रहा था। वह काम पर जाने से पहले अपनी पत्नी और बच्चों को कुछ जरूरी बातें बता रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि याकूजा के लोग बाहर से चुपके से अंदर घुस चुके हैं। तभी ली चोंग का एक पुराना और भरोसेमंद शिष्य हाथ में बंदूक लेकर सामने आया। वह अंदर ही अंदर नाराज था, क्योंकि सालों की वफादारी के बदले उसे सिर्फ अपमान मिला था। लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कर पाता, ली चोंग ने तुरंत अपनी बंदूक निकाल ली। दुर्भाग्य से वह एक कदम देर कर गया। गोली पहले ही चल चुकी थी और उसी पल उसकी जान चली गई। तभी अचानक रोग वहां आ गया और गद्दार पर हमला करके उसे काबू कर लिया। ली चोंग को लगा कि रोग एक बार फिर उसे बचाने आया है, लेकिन जैसे ही वह खड़ा हुआ, रोग ने खुद उस पर कई गोलियां चला दी और उसे मार डाला। ली चोंग को खत्म करने के बाद रोग सीधे बेडरूम में गया, जहां उसकी पत्नी और बच्चा घबराए हुए थे। बिना कुछ कहे उसने ठंडे दिमाग से 2 गोलियां चला दी। बाहर खड़े याकूजा के गुर्गों ने गोलियों की आवाज सुनी। उन्हें लगा कि रोग ने मिशन पूरा कर लिया है, इसलिए उन्हें कोई शक नहीं हुआ। लेकिन अचानक रोग ने पलटकर उन पर हमला कर दिया। बिजली की तेजी से उसने कई लोगों को मार गिराया। बाकी लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन वे उसकी काबिलियत के सामने टिक नहीं पाए और जल्दी ही खत्म हो गए। दुर्भाग्य से यह पूरा खूनी मंजर FBI के कैमरों में रिकॉर्ड हो गया और तुरंत जॉन को भेज दिया गया। उसी समय जॉन को एक और गुप्त सूचना मिली कि बॉस शिरो खुद अमेरिका आ चुका है। जॉन और FBI ने तुरंत होटल पर छापा मारा, जहां शिरो अपना सामान खोल रहा था। सामना होने पर शिरो घमंडी अंदाज में बात कर रहा था, लेकिन जब जॉन ने उसके सामने तस्वीरों का ढेर फेंका जिनमें रोग अपने ही लोगों को मारता दिख रहा था, तो शिरो चौंक गया। फिर भी वह अंडरवर्ल्ड का चालाक खिलाड़ी था, इसलिए उसने अपना संतुलन नहीं खोया और तुरंत रोग के सिर पर इनाम घोषित कर दिया। जब रोग 2 घोड़ों के साथ शिरो से मिलने आया, तो उसे पैसों से भरा सूटकेस दिया गया। साथ ही उसे कुछ तस्वीरें दिखाई गईं, जिनमें वह चोरी छिपे कैमरे में कैद था। उसका रात खुल चुका था, लेकिन वह बिल्कुल शांत रहा, जैसे वह इस दिन का इंतजार कर रहा हो। शिरो ने उसे पकड़कर एक खास हिरासत कक्ष में बंद करने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही उसे अंदर ले जाया जा रहा था, रोग ने मौका देखकर दरवाजे का इस्तेमाल हथियार की तरह किया। लड़ाई के बाद उसने पहरेदार को मार गिराया और रिमोट से उस बम को सक्रिय कर दिया
जो पहले घोड़े की मूर्ति वाले सूटकेस में लगाया गया था। भयानक धमाके से शिरो का पूरा घर उड़ गया, लेकिन चालाक बूढ़ा शिरो फिर भी बच गया। शिरो समझ नहीं पा रहा था कि जिसे उसने पाला पोसा वही रोग उसके खिलाफ क्यों हो गया। तभी रोग ने 3 साल से छिपा सच बता दिया। असल में वह रोग नहीं था, वह टॉम था। असली रोग 3 साल पहले ही मर चुका था और जलकर राख हो गया था। और टॉम, जिसने अपने पूरे परिवार को शिरो द्वारा भेजे गए हत्यारे के हाथों खो दिया था, टॉम ने ही रोग की जगह ले ली थी और बदले के दिन का इंतजार कर रहा था। 3 साल तक उसने एक हत्यारे की भूमिका निभाई और अब यह खेल खत्म करने का समय आ गया था। उस दुखद दिन उसने बिना झिझक असली हत्यारे को मार दिया था। अपनी पत्नी और बच्चे की हत्या देखने के बाद उसने अपने हाथ की अंगूठी निकालकर हत्यारे के हाथ में पहना दी। फिर घर में पेट्रोल डालकर आग लगा दी ताकि सब सबूत मिट जाएं। वह वहां से चला गया, अपना चेहरा बदल लिया और रोग के पहचान पत्र का इस्तेमाल करके याकूजा संगठन में घुस गया। धीरे धीरे वह दुश्मनों के अड्डे तक पहुंचा। वह अपनी पत्नी और बच्चे का बदला लेना चाहता था और उस व्यक्ति को ढूंढना चाहता था जिसने उसकी असली पहचान उजागर की थी, एक पूर्व अंडरकवर एफबीआई एजेंट। आखिरकार भयानक सच सामने आया। अपनी आखिरी सांसों में शिरो ने एक ऐसा राज बताया जिसे टॉम नहीं जानता था। जिसने उसे धोखा दिया था वह कोई और नहीं बल्कि जॉन था। वही जॉन जिसे वह अपना भाई मानता था और जिसने 3 साल पहले उसकी जान बचाई थी। यह सच टॉम को अंदर से तोड़ गया। जॉन ने ही पीछे से विश्वासघात किया था और उसी की वजह से उसका परिवार मारा गया। लेकिन अब उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने शिरो को खत्म कर दिया, जो इस सब का असली मास्टरमाइंड था। खूनी लड़ाई के बाद जॉन की पत्नी और बच्चा जहां छिपे हुए थे, वहां एक सूटकेस पहुंचा। उसमें एक प्राचीन सोने का घोड़े की मूर्ति और एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, नई जिंदगी शुरू करो। भेजने वाले का नाम नहीं था, लेकिन सब समझ गए कि यह टॉम ने भेजा है। उसी समय शिरो की बेटी को भी एक सूटकेस मिला, लेकिन उसमें उसके पिता का कटा हुआ सिर था। अब पुराने दोस्तों के बीच आखिरी हिसाब बाकी था। टॉम ने जॉन को फोन किया और मिलने के लिए घाट पर बुलाया, वही जगह जहां सालों पहले टॉम ने जॉन की जान बचाई थी। लेकिन जॉन ने चुपके से बैकअप बुला लिया। जब दोनों आमने सामने आए तो समझाने का समय नहीं था। दोनों गुस्से में एक दूसरे पर टूट पड़े। एक अपने परिवार के बदले के लिए लड़ रहा था, दूसरा सोच रहा था कि सामने वाला ही उसके दोस्त के परिवार का कातिल है। टॉम और जॉन के बीच यह निर्णायक लड़ाई आधा दिन चली, लेकिन कोई साफ विजेता नहीं था। जब टॉम ने चिल्लाकर सच बताया कि जॉन ने ही उसकी अंडरकवर पहचान उजागर की थी, तब माहौल भारी और शांत हो गया। शुरू में जॉन को यकीन नहीं हुआ कि सामने खड़ा आदमी टॉम है, लेकिन जब उसने उसकी आंखों में देखा तो उसे समझ आ गया, क्योंकि चेहरा, आवाज और शरीर बदला जा सकता है, लेकिन आंखें नहीं। जैसे ही जॉन को एहसास हुआ कि वह सच में टॉम है, ये सुनते ही जॉन की पुरानी यादें ताजा हो गईं। उसे समझ आ गया कि जब भी वह रोग की आंखों में देखता था तो उसे इतना अपनापन क्यों महसूस होता था। उस साल जॉन शिरो के लिए काम कर रहा था। शिरो ने उसे झूठा वादा किया था कि अगर वह टॉम की असली पहचान बता देगा तो वह सिर्फ उसे हल्की सजा देगा, उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन बाद में शिरो ने बेरहमी से रोग को आदेश दिया कि वह टॉम के पूरे परिवार को मार डाले। जब जॉन को सच्चाई पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे पछतावा था, लेकिन सच यह था कि वही गद्दार था। उसी की वजह से उसके सबसे अच्छे दोस्त का परिवार मौत के रास्ते पर चला गया। यह ऐसा पाप था जिसे कोई माफी मिटा नहीं सकती थी। उसी समय जॉन ने देखा कि टॉम के शरीर पर एक लाल लेजर डॉट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब था कि कोई स्नाइपर उसे निशाना बना रहा है। अपने आखिरी पल में अपनी गलती सुधारने के लिए जॉन टॉम के सामने कूद पड़ा ताकि उसे बचा सके। लेकिन अचानक टॉम ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली और एक घातक गोली चला दी। गोली लगते ही जॉन वहीं गिर पड़ा। यह साफ नहीं है कि जॉन बचा या नहीं, लेकिन इतना तय है कि उनकी दोस्ती हमेशा के लिए उसी जगह खत्म हो गई जहां कभी उन्होंने साथ मिलकर जिंदगी और मौत का सामना किया था। अंत में टॉम एक सुपरकार में बैठकर चला गया। उसके पास पैसों से भरा सूटकेस था। शायद पुराने हिसाब चुकता करने के बाद वह एक नई जिंदगी शुरू करेगा। नफरत, खून और आंसुओं से दूर फिल्म यहीं खत्म होती है और दर्शकों को गहरी उदासी के साथ सोचने पर मजबूर कर देती है। एक ऐसी दोस्ती जो हमेशा के लिए लगती थी, लेकिन गलत भरोसे की वजह से टूट गई। जॉन का टॉम के लिए प्यार सच्चा हो सकता था, लेकिन उसकी भोलेपन ने उसे शिरो जैसे बुरे आदमी के जाल में फंसा दिया। इसकी कीमत उसे अपनी दोस्ती और सम्मान दोनों से चुकानी पड़ी। आखिर में सवाल रह जाता है, क्या किसी पर पूरी तरह भरोसा करना सही है? अंत तक साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।